नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे पद्म अवार्ड्स की। तो आज पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की 2 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया गया है। प्रेमचंद्र शर्मा को भी पद्म पुरस्कार मिला है। प्रेमचंद्र शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। प्रेम शर्मा प्रगतिशील किसान हैं और देहरादून के चक्राता में खेती और बागवानी करते हैं। वहीं डॉक्टर वीके संजय को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर संजय ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। कल गणतंत्र दिवस है और इससे पहले राज्य की इमारतों को खास तौर पर सजाया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। विधानसभा भवन हो या फिर कोई अन्य बिल्डिंग, सभी में शानदार लाइटिंग की गई है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गैरसैंण बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं गैरसैंण की खूबसूरती इन तस्वीरों में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून का राजभवन तिरंगे की रोशनी में सराबोर दिखा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी गणतंत्र दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी और सजावट कैसी है उसे आप खुद देखिए। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून की। आप देखें किस तरह से तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है राजभवन। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में सीएम ने कहा है कि ये एक अवसर है जब हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने कहा है कि हमने राज्य के विकास और पारदर्शी शासन पर फोकस किया है। हमने बातें कम काम ज्यादा के मूल मंत्र को अपनाते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर डोबरा चांटी पुल, जानकी पुल समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं के लोकार्पण किए हैं। राज्य में बेहतर काम करने वाले अफसरों को आज मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार व्यक्तिगत और सामूहिक 2 कैटेगरी में दिए गए। इसमें व्यक्तिगत कैटेगरी में उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ संदीप कुमार, पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी के प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी और अल्मोड़ा की भनोली तहसील में तैनात डिप्टी कलेक्टर मोनिका को मुख्यमंत्री ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 3 लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी में और 3 सामूहिक श्रेणी के पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं। एक टीम वर्क को मिला है, एक इंडिविजुअल को मिला है। इसके पीछे जो सोच है सरकार की कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि उसको जो है एक स्टेट लेवल पे जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया। एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया और हमें जो है यहाँ पे जो है एक पुरस्कृत किया गया। एक दिन काम को ज़रूर सराहा जाता है, ये मुझे लगा। और जब मैं 25-30 साल मैंने काम किया तब जा कर के हमको ये सफलता मिली। भारतीय सेना के लिए उत्तराखंड सैन्य धाम ऐसे ही नहीं है। इस बार राजपथ पर भी इसकी झलक देखने को मिलेगी, जब डोईवाला की महिलाओं के हाथ से बने ड्रेस पहनकर एनएसजी कमांडो राजपथ पर कदम ताल करते दिखाई देंगे। परेड में दिखेगा पहाड़ का दम। कदम ताल में सुनाई देगी मातृशक्ति की धमक। एनएसजी कमांडो पहनेंगे डोईवाला की वर्दी। महिलाओं ने बनाई एनएसजी कमांडो की ड्रेस।
प्रधानमंत्री मोदी की मेड इन इंडिया मुहिम को लेकर डोईवाला में स्वरोजगार की शुरुआत करने वाली विनोद कुमार ने देश सेवा के लिए अपने कदम कुछ इस तरह बढ़ाए कि उसकी धमक राजपथ पर सुनाई देगी जब एनएसजी कमांडो परेड करेंगे। डोईवाला के छोटे से गांव में मिलिट्री इक्विपमेंट नाम से स्थानीय लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए कपड़े और सपोर्टिंग साजो सामान बनाया है, जिसमें 26 जनवरी की परेड में एनएसजी के कमांडो सजे नजर आएंगे। और इस ड्रेस को तैयार करने में इन महिलाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आरडी परेड गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन देनी है राजपथ पर, उसमें इस्तेमाल करने के लिए हमें एक शॉर्ट नोटिस में समय मिला और एक उच्च क्वालिटी का एक फैब्रिक्स यूज करते हुए हमने इनको तैयार किया है। उसको ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से उन लोगों को एक्टिविटीज़ करनी है। सिलाई कढ़ाई की जानकार महिलाओं को रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डोईवाला और भनियावाला क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को घर के पास ही रोजगार की नई उम्मीद जगी है। इसके साथ ही महिलाएं काम के साथ ही एक गर्व महसूस कर रही है कि उनके बनाए कपड़े भारतीय सेना की शान बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी था, लेकिन हमने भी पूरी कोशिश की कि हमें टाइम पे यूनिफॉर्म बना के दे सके। और इसमें सब पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, काम किया है। वो ज़्यादातर और ज़्यादा महिलाओं ने भी बहुत मेहनत करी है। हमारी सारी पूरी यूनिफॉर्म में भी ज़्यादातर महिलाओं ने ही काम किया है। इस बार 26 जनवरी की परेड कुछ खास होने जा रही है डोईवाला के छोटे से गांव की महिलाओं के लिए, क्योंकि देश का गौरव कहे जाने वाले एनएसजी के कमांडो उनके द्वारा तैयार की गई पोशाक पर नजर आएंगे और राजपथ पर वह कदम ताल करते हुए यहां की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई पोशाक को धारण करके कदम ताल करेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की महिलाओं में देशभक्ति का जज्बा किस कदर है, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। देश के सपूत शहीद दीपक नैनवाल की वीरांगना ज्योति नैनवाल अब सेना में अधिकारी बनने के लिए जा रही हैं। साल 2018 की ये तस्वीर आज भी आंखों को नम कर देती है, जब अपने पिता की शहादत पर शहीद के मासूमों ने सलामी दी थी। अब इन्हीं बच्चों के लिए गर्व का पल आया है। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल सेना में अधिकारी बनने जा रही हैं। पति की शहादत के बाद पत्नी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी और अब वो खुद सेना में जाकर देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मेंटली प्रिपरेशन ज़्यादा थी, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे साथ आई थी उसमें अगर मेंटली आप प्रिपेयर हो तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और रही बात प्रिपरेशन की मैम, तो इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट आर्मी ने ही करा है। अपनी बहू की इस उपलब्धि पर उनके सास और ससुर भी गौरवान्वित हैं। शहीद दीपक के पिता चक्रधर नैनवाल भी सेना से रिटायर्ड हुए हैं, जबकि शहीद दीपक की बेटी भी सेना में डॉक्टर बनना चाहती है। आज उसका नाम इतना रोशन है कि सब उसका गुणगान करते हैं। हमें भी बड़ी खुशी होती है। गया है वो तो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आया। और शहादत हर कोई किसी के किस्मत में नहीं रहते, किस्मत वाले को ही शहादत मिलती है। I am feeling proud on my mother. Now we will also make her feel proud. I will become army doctor and my brother will become army officer. So we will also make her feel proud on us. ज्योति में भी अपने पति शहीद दीपक की तरह ही देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है और अब जल्द ही वो सेना में अधिकारी बनने जा रही हैं। उनके इस जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी बीच हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ पर बड़े सुझाव आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है और कुंभ में हर दिन आने वाले भक्तों की अधिकतम संख्या तय करने को कहा गया है। साथ ही मेले का समय कम करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा मेले में हॉल, कमरे और टेंट वाली जगहों के खतरे को लेकर भी सचेत किया गया है, जिसके बाद कुंभ मेले में टेंट लगने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। आपको बता दें कि कल ही केंद्र सरकार ने कुंभ को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी और इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनुपम जी, आपसे समझना चाहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो सुझाव आए हैं उसके बाद उत्तराखंड सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती? देखिए मनु, ये है क्या कि इस बार जो ये कुंभ हो रहा है ये विशेष परिस्थिति में हो रहा है। कोविड का खतरा है, आपको पता ही है, पिछले 1 साल से लगातार। उसके बाद से जो है कुंभ सबसे बड़ा आयोजन होता है, 12 साल में एक बार है। ये असेसमेंट है गवर्नमेंट का कि एक दिन में 10 लाख लोग तक आ सकते हैं और बड़े स्नान जो 6 स्नान होने हैं वो संख्या उस दिन 50 लाख तक पहुंच सकती है। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ SOP की गाइडलाइंस आई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर आया है, जिसमें बताया गया है कि भाई 65 साल से ज्यादा लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं इससे दूर रहें, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए हैं। बहुत से ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं। अब जो आज नई चिट्ठी आई है, सचिव राजेश भूषण जो है भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने भेजी है। उन्होंने 3 बातों पे साफ तौर पे लिखा है। एक तो कहा उन्होंने कि आप नंबर, स्टेट गवर्नमेंट इसको मेंटेन करे कि रोज कितने लोग आने, यानी जो 10 लाख का जो एक अधिकतम का अनुमान था, मुझे नहीं लगता अब उतने लोग आने की अनुमति अब मिल पाएगी। नंबर जाहिर तौर पे अब कम किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि इस नंबर को कम करना चाहिए। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जो 2 महीने तक कुंभ चलना है, अप्रैल पूरा चलना है, 27 अप्रैल को छठा स्नान होना है, इसको बोला गया है कि अगर आपको ठीक लगे तो आप इसकी ड्यूरेशन कम करिए। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट पे होगा कि इसको किस तरीके से कंसीडर करती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, साफ तौर पे कहा गया है कि भाई जो कोविड का खतरा है वो कंजस्टेड जगहों पे, जो छोटी जगहें हैं, हॉल्स है, टेंट्स हैं, वहाँ ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको लेके एक तरीके का साफ संकेत है कि जो टेंटेड अकोमोडेशन एक लगता है कुंभ के दौरान, जिसमें तमाम साधु सन्यासी आते हैं, उनके भक्त लोग आते हैं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, तो वो शायद अब लगे न लगे, इसको लेके एक संशय है। अब स्थिति पिछले 2-4 दिन में क्लियर हो पाएगी। मनु जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ऐसे में नई गाइडलाइंस के साथ क्या है हरिद्वार में तैयारी, कैसे पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है हरिद्वार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार कुंभ इस बार कोरोना के चलते बदले हुए माहौल में होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद मेला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आईजी कुंभ का कहना है कि मेले में आने वाले हर शख्स को कोविड रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और ID प्रूफ लाना होगा। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या वॉलंटियर्स, वैक्सीनेशन सभी का होगा। पब्लिक के ऐसे लोग जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ पुलिस की ड्यूटी करते हैं, जिसे हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में कहते हैं, तो वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर को काउंट करेंगे तो ये करीब 25 से 30 हज़ार के आसपास रहेगी। तो उनको भी, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे, तो उनको भी हम लोग को वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जानी है। ये भी एक निर्देश है, तो उसके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 10 महीने के बाद अब हरिद्वार में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं रजिस्ट्रेशन और कोरोना रिपोर्ट लेकर आने की बात को यात्री और तीर्थ पुरोहित सही बता रहे हैं। मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लूंगी। रिपोर्ट लेना, टेस्ट करवाना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो हमें सिर्फ हमारे फैमिली के लिए नहीं, हमारे साथ जो और भी 10-15 लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं जाने अनजाने में, उनके लिए भी सेफ्टी है। कुंभ के लेकर तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत हो चुकी है। किसी प्रकार के कुंभ में कोई परेशानी नहीं होने वाली। यात्री जो भी आ रहे हैं उनको हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को समर्थ हो चुकी है। कोविड-19 के लिए थोड़ा सा परेशानी था, लेकिन उसको निकालते हुए अब लोग थोड़ा सा हरिद्वार में वैसा कोई असर नहीं है। लोग अच्छे से लोग आ रहे हैं, व्यवस्था उनको अच्छी मिल रही है। हरिद्वार कुंभ की औपचारिक शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में नई गाइडलाइंस को कैसे पूरी तरह लागू किया जाए, यही काम मेला प्रशासन के लिए चुनौती है। चंद महीने पहले तक गंगा के घाट एकदम सुनसान थे और अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। 1 महीने बाद कुंभ होना है और अब भारत सरकार की नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब कुंभ में वो रौनक फिर से लौट पाएगी। अपने सहयोगियों दीपांकर भट्ट और राकेश रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के बड़वाला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह है और राज्य में आगे आने वाली अगली सरकार कांग्रेस की होगी। कालजी के हमारे कांग्रेस की शासकीय में सेवा करने का अवसर मिला, तो कांग्रेस के साथ उत्साह है और वो चाहते हैं कि 2022 में जो है कांग्रेस की पुनर्स्थापना इस राज्य में हो।
कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने ऑल वेदर रोड पर सवाल उठाए हैं। टमटा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार सीमाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को जायज ठहरा रही है, जबकि कुमाऊं की ऑल वेदर रोड सिर्फ टनकपुर से पिथौरागढ़ बनाई जा रही है। टमटा ने कहा है कि पिथौरागढ़ से भी चीन बॉर्डर लिपुलेख की दूरी 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में केंद्र सरकार को ऑल वेदर रोड का निर्माण लिपुलेख तक करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चीन सीमा तक सेना की सप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और वहीं टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की आपके ऑल वेदर रोड का हिस्सा है, जबकि पिथौरागढ़ से सीमा लगभग 150 किलोमीटर ऊपर गुंजी तक है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। श्रीनगर गढ़वाल से 6 किलोमीटर दूर पौड़ी हाईवे पर गंगा दर्शन मोड़ के पास जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने यह आग लगाई थी। औली में एक तरफ जहां भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों द्वारा कई स्थानों पर कूड़ा और प्लास्टिक फेंके जाने से औली की खूबसूरती पर भी प्रभाव पड़ रहा है। औली में गंदगी देख विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हैरानी जताई। स्पीकर ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर यहां सफाई अभियान चलाया और कहा कि हम जहां भी जाएं वहां के प्राकृतिक नजारों को लुत्फ लें, लेकिन गंदगी न फैलाएं। हमें ये समझना चाहिए कि हम जहां भी जाएं और हम उस नज़ारे का आनंद तो लें, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका तो खूब आनंद लें, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम लोग कूड़ा कचरा यहाँ डाल रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं जगह जगह, जो एनवेलप्स हैं वो फेंक रहे हैं, हमने कुछ कुरकुरे खाए उसका पैकेट फेंक दिया, तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे भी खराब लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। खबर देखते रहिए न्यूज़।